नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लो 5 डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो 24 नंबर का मॉक टेस्ट है, मैंने जब 23 का सॉर्ट आउट कराया था, उसको अपन सॉर्ट किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि एंटी ममा जो ट्रिक है, ट्रिक के में मैंने एक चीज़ 2 बार लिख दी थी लेकिन बोली थी, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट में इसको क्लियर भी कर दूंगा आपको। पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं लास्ट में जो आपकी कमेंट्स हैं उनको सभी को क्लियर कर दूंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउस दैट, जैसे मैं स्पोर्ट्स की जब क्लास लेता हूं तो मैं ये सारे टर्मिनोलॉजी आपसे क्लास में डिस्कस करता हूं, तो उसमें से एक वर्ड पूछा गया हाउस दैट। अभी आईपीएल चल रहा है तो आपने देखा होगा वहां पे किस तरीके से, जैसे कोई प्लेयर एलबीडब्ल्यू के लिए बोलता है हाउस दैट, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि भैया इसका मतलब बताओ हमें क्या होगा। मतलब कि मैं एज ए क्रिकेटर कुछ सोच रहा हूँ या आप कोई गेम खेल रहे हैं तो अपील कर रहे हैं कि भैया मैं किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हाउस दैट की क्लेम किया गया है, तो किस वर्ड मतलब कि किस गेम से ये संबंधित है, कौन सा वर्ड हाउस दैट। तो ये जो संबंधित है बच्चों, किस गेम से संबंधित है हमसे पूछा गया, तो ये संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट हमारे इंडिया का सबसे फेवरेट गेम है, सबसे ज़्यादा मनी भी है। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ बता दूं, आईपीएल अभी चल रहा है। आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीगों की लिस्ट में 2nd नंबर पे आ चुका है और फर्स्ट पे है बच्चों एनएफएल। फर्स्ट लिस्ट में कौन है? एनएफएल है। दुनिया की सबसे महंगी लीगों की बात करें तो आईपीएल पहले 4th नंबर पे था, अभी कौन से नंबर पे आ चुका है? 2nd नंबर पे यहाँ पे आ चुका है। क्रिकेट से जैसे आईसीसी, कौन इसके मुख्यालय है, कब, कौन सा मुख्यालय है, कौन सी जगह पर है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, किस मतलब कि कब इसे फाउंडेशन बनाया गया था, तो ऐसे करके डेट भी इससे पूछ ली जाती है। 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे आईसीसी से पूछे जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने। प्रेसिडेंट कौन है, आपसे 3 से 4 तरीके के प्रेसिडेंट। टाइम का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट इसका कब होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आईसीसी से रिलेटेड और बीसीसीआई से रिलेटेड। ऐसे करके 2 क्वेश्चन आते हैं अपने। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे क्रिकेटर्स के सबनेम पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा मिस्टर आईपीएल कौन है, मिस्टर आईसीसी कौन है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्रिकेट के गॉड कौन है, हिटमैन को तो आप जानते ही होंगे। सिक्सर किंग कौन है, नजफगढ़ के नवाब कौन है, और दादा के नाम से किसको बुलाया जाता है। तो ये ऐसे कुछ नाम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैं आपको लिखूं यहाँ पे मिस्टर आईपीएल, तो मिस्टर आईपीएल कौन है? सुरेश रैना। मिस्टर आईपीएल के नाम से किसे जाना जाता है? सुरेश रैना को जाना जाता है। मिस्टर आईसीसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिस्टर आईसीसी गब्बर, ठीक है ना, सॉरी शिखर धवन। गब्बर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और मिस्टर आईसीसी के नाम से भी जाना जाता है और गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शिखर धवन को। दूसरा नाम आता है क्रिकेट के गॉड का नाम आता है, तो ये आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना। हिटमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? रोहित शर्मा को जाना जाता है। हर बार मैं नई चीज आपको बता रहा हूं तो ये बातें यहां से ध्यान रखना। सिक्सर किंग के नाम से युवराज सिंह को जाना जाता है और नजफगढ़ के नवाब के रूप में कौन जाना जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग। चलिए आगे चलते हैं। दादा किन्हें कहा जाता है? सौरव गांगुली को कहा जाता है। ये देखिए भैया, कुछ नाम मैंने डिस्कस किए हैं, तो ये सारे नाम आपको यहां से याद रखने हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो ये चोल राजवंश वाले करते हैं। कौन करता है भैया? चोल राजवंश वाले करते हैं। ठीक है, साउथ डायनेस्टी और साउथ इंडिया में इनका डेवलपमेंट होता है। चोल जो राजवंश है, चोला जो राजवंश है, इसके जो संस्थापक है वो है विजयालय। संस्थापक कौन है बच्चों? विजयालय। ठीक है, इसके संस्थापक होते हैं, लेकिन मुख्य जो राजा होते हैं वो होते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम होते हैं। इस राज्य को तंजौर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। विजयालय जो थे ना, तंजौर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। विजयालय जो होते हैं वो पल्लवों के सामंत होते हैं बच्चों। पल्लवों के क्या होते हैं? ये सामंत होते हैं।
पल्लवों के सामंत होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राजा बनने से पहले किनके सामंत होते हैं, तो ये किसके होते हैं, पल्लवों के सामंत होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तंजौर भी कहा जाता है 9वीं शताब्दी में हुआ था विजयालय चोल के द्वारा। तो आपसे डेट टाइम भी पूछ लिया जा सकता है कि कब होता है, तो 9वीं शताब्दी में होता है। 9th सेंचुरी यानी 9वीं शताब्दी में इसका क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मुद्रा जमा अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में सभी सत्य हैं सिवाय, हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो देखो, त्योहारी सीजन के दौरान सीडीआर में आमतौर पर गिरावट होती है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि 4 तो ऑप्शन इसमें सही है और 1 ऑप्शन गलत है, तो वो गलत पता लगाना है। यह लोगों की तरलता के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता नहीं दर्शाता, ये गलत है, ये सही है। यह एक व्यवहारिक पैरामीटर है, बिल्कुल सही है। और यह व्यय के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने गलत पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधि अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। भारत के जो 4 महानगर हैं उन्हें जोड़ने का काम करती है, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो महानगर हैं इनको जोड़ने का काम जो करती है, देखो ये ऐसे करके। मैंने यहाँ पे कहा आपसे दिल्ली है, दिल्ली है। यहाँ पे मैंने कहा आपसे कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, मुंबई है। और इधर साउथ में कौन है बच्चों, चेन्नई है। इन 4 महानगरों का जोड़ने का कार्य करती है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनको रेगुलेट करने का या जो प्रोजेक्ट एजेंसी अंडरटेक कौन करती है, अंडरटेक करने का काम किसने किया, ये क्या, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने, यानी कि डी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा किन शहरों को जोड़ने का काम करती है, तो 4 शहर आपके यहाँ पे सामने मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा हैं, तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है बच्चों। टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये हिस्सा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये जो वाला क्वेश्चन है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आई थिंक मेरा मानना है कि आंसर अच्छे से कर पाएंगे। क्या पूछा गया वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है, ये सही कर लेना, एक्चुअली में नहीं है ये, ठीक है। नहीं पूछा गया है हमसे। तो देखो, श्रम की उपलब्धता, जैसे हमें ना सूती वस्त्र को बढ़ावा देना है। मैं एक बार के लिए आपको बोल दूं कि कोई भी आप एक बिजनेस कर रहे हो, कोई भी एनीबॉडी कोई भी एक बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने के लिए कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। उन्हीं प्राथमिकताओं में से इनकी एक प्राथमिकता की आवश्यकता नहीं है, 3 तो होनी चाहिए। या आप ऐसे बोले सर 4 की आवश्यकता, लेकिन उसमें सबसे कम की आवश्यकता कौन सी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछती है जो संशय से भरे होते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है। जैसे मैं एक सेंसस का अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे डाउटफुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर कैसे करना होता है। देखो कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, मतलब स्थानीय में सूती वस्त्र का बढ़ावा देने के लिए कौन से कारक हैं। पहला है श्रम की उपलब्धता। आप सूती वस्त्र का उद्योग लगा रहे हो, पहले तो आप ये देखिए वहां पे लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, श्रम के लिए लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो श्रम की उपलब्धता हो, बिल्कुल सही बात है, हमसे तो नहीं पूछा गया ना। शुष्क जलवायु, ये भी बात सही है, ज्यादा बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएंगी। कपास की उपलब्धता, सूती वस्त्र के लिए कपास की भी आवश्यकता होती है, ये भी सही है। लेकिन बंदरगाहों की समीपता हो तो हम ट्रांसपोर्ट से भी काम चला सकते हैं, बस या उससे। ऐसा नहीं है कि हमें पोर्ट की ही आवश्यकता है। तो हमारा जो कमजोर जो आंसर है, वो कमजोर जो चीज़ है, यानी बंदरगाहों की समीपता से कुछ ज़्यादा फर्क हम पर नहीं पड़ेगा। हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और कपास की भी आवश्यकता पड़ेगी, और श्रम की उपलब्धता यानी श्रम की लेबर की भी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो हमारा आंसर क्या है, बंदरगाहों की समीपता, ठीक है। नहीं के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। रंजू मोनी सेकिया ने किस नृत्य की शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। 2009, देखो अब मैं यहाँ से बता दूँ आपको, 2019 का एक करंट का क्वेश्चन आ गया, और ऐसे एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। ऐसे करके बच्चों एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन की ही बात नहीं कर रहा, वैसे कि 2009 से पूछ लिया, 2008 से पूछ लिया। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है,
तो इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने क्लासरूम में मैं काफ़ी ट्रिक भी करा रखा हूँ आपको, एंड नई जो बुक है उसमें भी मैंने ट्रिक्स करवा रखी हैं, एज टाइम एरा भी बता रखा है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर जो न्यू एडिशन है उसके अंदर सारी इंप्रूव की गई हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो चारों के चारों क्या, ये देखो 4 नहीं 3 ही हैं, ये क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस, 6 क्लासिकल डांस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे शामिल करता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी इसके 8 क्लासिकल डांस में इसे शामिल नहीं करती है। तो रंजूमनी जो सेकिया हैं, सोकिया इन बोल दिया जाता है, सेकिया भी आता है कभी, इनका सोकिया ने, वो सत्रिय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है, सत्रिया से संबंधित है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सत्रिया सत्रिया जो रिप्रेजेंट करता है वो असम राज्य को करता है। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो असम को। ये न्यूएस्ट क्लासिकल डांस भी है, ये बात ध्यान रखना। सबसे ओल्डेस्ट भरतनाट्यम है, तो न्यूएस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? तो न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है कौन सा? सत्रिया। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें कैरेक्टर चलते हैं, एक को सीमांगी बोलते हैं, सीमांगी। सीमांगी जो होते हैं स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स को बोलते हैं हम लोग। कैरेक्टर 2 चलते हैं, एक सीमांगी, और मेल को क्या बोलते हैं सर? मेल को भंगी बोलते हैं, मेल्स को बोलते हैं हम भांगी। ये बात भी आपको यहाँ से याद में रखनी है। न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है, असम राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि सीमांगी फीमेल्स को बोला जाता है, भांगी किसको बोला जाता है? मेल्स को। सत्रिय नृत्य जिस म्यूजिक पे होता है उसको बोलते हैं हम बोरगीत। उसको क्या बोलते हैं? बोरगीत बोला जाता है। उस नृत्य को क्या बोलते हैं बच्चों? बोरगीत सॉरी नृत्य को नहीं, म्यूजिक यानी कि संगीत को। जिस संगीत पर यह नृत्य किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोरगीत बोल देते हैं। ठीक है, असम की बात हुई। अब जैसे मैं आपको बोलूं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार बच्चों, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कौन कौन से क्लासिकल डांस है? तो पहले नंबर पे आता है भरतनाट्यम। पहले नंबर पे कौन सा आता है बच्चों? भरतनाट्यम। पहले नंबर पे कौन सा आता है? भरतनाट्यम। दूसरा नंबर बताओ। दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं कथक। दूसरे नंबर पे क्या आया बच्चों? कथक। तीसरे नंबर की बात करते हैं, कुचिपुड़ी। चौथे नंबर पे क्या लिख रहा हूं मैं? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। पांचवें नंबर पे क्या लिख रहा हूं बच्चों? कथकली। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा सत्रिया अभी हमने पढ़ाई है, एक ओडिशी और मणिपुरी। ऐसे करके संगीत नाटक अकादमी के अनुसार क्लासिकल डांस कितने बच्चों? 8 हैं। जैसे मैंने कोई डबल तो नहीं लिख दिया है, सही है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मेरे साथ बोलिए, मोहिनीअट्टम, कथकली एंड सत्रियन, ओडिशियन, मणिपुरी। ऐसे 8 क्लासिकल डांस हो जाते हैं जो संगीत। इसमें न्यूएस्ट कौन सा है मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो सत्रिया है। इसे कब मान्यता मिली थी? ईयर 2000 में एक क्लासिकल डांस की मान्यता मिली थी बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ इनसे नृत्यों से पूछ ली जाती है, इनके फेमस डांसर्स। जैसे अभी एग्जाम में अभी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि फेमस डांसर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फेमस डांसर्स के बारे में। और फेमस डांसर के लिए आपको ऑफलाइन क्लास लेनी होगी। उसमें क्या है कि मैंने यहाँ पर ट्रिक्स करवा रखी हैं इनको याद रखने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को स्टैटिक को याद करने में आती है, इसके लिए ज़्यादातर टॉपिक्स की हमने क्या कर रखी है? ट्रिक्स यहाँ पे बना रखी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डोलू कुनीठा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनें। कि डोलू कुनीठा जो है, कुनीठा भी कई लोग बोल देते हैं इसको, कुनीठा। देखो एक बात ध्यान रखना, अलग अलग बुक वालों ने क्या छाप रखा मैं वो बताता हूं। कुनीठा, था को हम हिंदी में क्या लिखते हैं और ठा को क्या लिखते हैं? सुनना, इंग्लिश में इसको भी TH लिखते हैं और इसको भी TH लिखते हैं। तो क्या कई बुकों में तो कुनीठा मिलेगा और कई में था मिलेगा और कई में ठा मिलेगा। नाम दोनों एक ही हैं, एक ही नृत्य है। मैं आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब ऑनलाइन जो क्लासेस आएंगी मैं उनमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में ठा लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में देखो ठा भी आ जाता है और था भी आ जाता है और ठा भी आ जाता है। तो होने को तो एक ही नृत्य है। ये कर्नाटक में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? कर्नाटक में किया जाता है। अब इसके बारे में 3 कथन दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, उनमें से सही और गलत पूछी गई है हमसे। यह कर्नाटक का संगीत का लोकप्रिय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक का ये पॉपुलर डांस है। नगाड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों के सजाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है ये तो।
धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं, नहीं, गलत बात है। इसमें से ए देख लो कहाँ पे, केवल ए सही है भैया। कौन सा सही है? केवल ए सही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आओ, 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की गई थी? हमसे ये पूछा गया कि पहली बार सेवा सहकारी बैंक किस राज्य में पहली बार प्रारंभ की गई थी, ये हमसे पूछा गया। तो ये प्रारंभ की गई थी अहमदाबाद में। कहाँ पे प्रारंभ की गई थी बच्चों? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद किस राज्य का शहर है? तो ये शहर है गुजरात का। ये किस राज्य का शहर है बच्चों? गुजरात का शहर है। और गुजरात की कैपिटल क्या है बच्चों अभी हाल ही में? तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, गांधीनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लखनऊ किस राज्य का शहर है? यूपी का। किसका शहर है बच्चों? यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल जो राजधानी है वो एमपी की राजधानी है। किसकी राजधानी है बच्चों? एमपी की राजधानी। जयपुर किसकी राजधानी है बच्चों? राजस्थान की राजधानी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। ऑक्सोलीन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र है? आणविक सूत्र जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? डी हो जाएगा। ठीक है, ये साथ डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया है इस चीज़ का। 35 नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमें याद रखनी है भाई। ठीक है, हमें इसकी कैलकुलेशन याद रखनी है कि इसमें पूछा गया सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन के क्या दे रखा है वो देखते हैं एक बार। इसको पहले चारों को एनालिसिस करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो मेरे को ये सीधा कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो सेम की चीज़ देखो, 240 120 क्या है? वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी दे रखी है। चलो इसका नॉमिनल जीडीपी जो निकालने का आगे क्या है? मौद्रिक। नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये बताओ, अपने आप से पूछो, नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं एक साइड लिख देता हूँ इसको पूरा के पूरा, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? रियल जीडीपी, जीडीपी है इसका मतलब, और पीआई। ठीक है, प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब इनको रख के देख लो, कैलकुलेट देखो, 240 50 चल रहा है। तो देखते हैं पहले तो इस वाले को देखते हैं। 240 रियल जीडीपी कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय पीआई कितना दे रखा है इसका? 120 दे रखा है, अपॉन क्या कर देंगे बच्चों? 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा? 288 आ जाएगा। आई थिंक मेरा मानना कितना है? 288 आ जाएगा। अब देख लो कौन सी कैलकुलेशन, इसमें 200 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये आ रहा भैया, बाकी देख लेना, गलत ही कैलकुलेशन होगी, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है। इसका फॉर्मूला क्या है वो भी आपके सामने लिख दिया है। तो आंसर क्या है आप देख सकते हो यहाँ से। कूलाम नियम के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कूलाम के नियम को लेके कौन सा इसमें विकल्प सही है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? केवल वितरित आवेश के लिए मान्य है, इसमें से विकल्प सही है। ये तो गलत लग रहा है मेरे को, न तो बिंदु आवेश और ना ही वितरित, ये भी गलत। केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, ये देख लो भैया। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय आय की माप का सूत्र है, जैसे जीएनपी दे रखा है, एनएनपी दे रखा है, जीडीपी दे रखा है। तो ये हमसे भैया पूछा गया। तो अब इसमें से ऑप्शन अपन को क्रिएट करना है और आंसर आपको देखना है। देखो मैं इन ऐसे वाले क्वेश्चनों के लिए जब कथन वाले आते हैं ना, इसमें से एक दो चीज़ भी जब याद हो जाती है तो अपन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो भी याद नहीं होती है अपने को, तब गड़बड़ हो जाएगी। देखो चारों चीज़ कभी कभी निकल जाती है माइंड से, लेकिन दो चीज़ याद हो, कोई भी पैरामीटर्स पर अपन खड़े उतरते हैं तो आगे के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखो कैसे? जीएनपी क्या होती है? जीडीपी प्लस विदेशी निवल आय। तो फर्स्ट में क्या कर दो? डी कर देंगे अपन, या देखो। ठीक है, अब क्या है? एनएनपी क्या होती है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही है भैया। देखो अब यहाँ तक पहुँचते हैं, फर्स्ट में है डी, ये रहा, ये तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, एनएनपी ए है। अब लो ये आगे, यहीं पे गाड़ी खत्म हो, आंसर हो जाएगा हमारा ए यहाँ से। ठीक है, आओ चलते हैं। इसमें देखो डी आ गया दोनों में। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक निहारिका से घिरा हुआ है? ठीक है, नेबुला का निर्माण कैसे होता है? नेबुला के निर्माण से फिर क्या इसका निर्माण होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। प्रोटोस्टार से निर्माण होता है स्टार का। ठीक है, और सन क्या है? एक स्टार है,
ये बात ध्यान रखिएगा। सन भी क्या है, एक स्टार है। तो ये किसने कहा, ये हमसे पूछा गया कि भैया ये कहानी किसने कही थी। ये कहा था ओटो सिमिड ने। किसने कहा था, ओटो सिमिड ने हमसे कहा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बात करते हैं निबुला। निबुला जो है धूल मिट्टी गैसेस का क्या है, गोला है। धूल मिट्टी और गैसेस का ये गोला है, और गैस का ये क्या है, एक गोला है। ठीक है। अब स्टार बहुत सारे बन के क्या, स्टार के बाद क्या बनती हैं, गैलेक्सी बनती हैं। स्टार के बाद क्या बनती हैं, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। ये बात यहां से आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। देखो, अब मैंने पहले कई बार आपको बताया है इसको। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास करती है, आपका आंसर आएगा सर यूपी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बहुत आसानी ऑप्शन दूंगा कि सर एक तो है कर्नाटका, एक मैं लिख रहा हूं बच्चों सिक्किम, ठीक है, एक लिख रहा हूं मैं जम्मू एंड कश्मीर, और डी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं मध्य प्रदेश, एमपी। आपने तो एक सेकंड में आंसर कर दिया होगा जब मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तो भैया यूपी है। हमने आंसर क्या किया होगा बच्चों उस टाइम पर, यूपी है, बिल्कुल नो डाउट। मुझे पता है तो महारथी लोग हो, तुमने मिनटों में आंसर जो किया होगा वो यूपी को किया होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ करती है, यूपी में निवास, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूपी तो अभी ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी मैंने सोल्यूशन क्लास में बताया था कि भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो निवास करती है वो नॉर्थ इंडिया में निवास करती है, कम जो निवास करती है वो ईस्ट इंडिया में करती है, और एवरेज जो निवास करती है वो साउथ इंडिया में। तो आप देखोगे सिक्किम नॉर्थ इंडिया का ईस्ट का शहर है, एमपी नॉर्थ का शहर है, एकदम मिड में आता है, जम्मू एंड कश्मीर एकदम नॉर्थ इंडिया का शहर है, और कर्नाटक साउथ इंडिया का शहर है। तो आपको इस समझ के इस जो डायरेक्शंस मैंने क्लास में बता रखे, देखो हर जगह ये लागू नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ये हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे मैं बोलूँ ईस्ट इंडिया में तो कम जनसंख्या निवास करती है, तो लो हटा दो। पहले आपकी कितनी संभावना थी, 25% सही होने की संभावना थी, अब 33 आने की संभावना हो गई। साउथ इंडिया भी अच्छा खासा है, और जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों के कंपैरिजन तो कम है, तो यहाँ पे लो नॉर्थ, ये लो। अब जो संभावना बन गई है आपके 50% सही होने की संभावना है आपके क्वेश्चन की, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसी चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर करना है। आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हो, ये मैं तरीका क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। तो अब जो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि साक्षरता यानी लिटरेसी पूछी गई है, भारत की लिटरेसी क्या है, साक्षरता परसेंटेज पूछा गया, यानी लिटरेसी हमसे पूछी गई है, भारत की लिटरेसी क्या है। तो साक्षरता अगर देखो पैसे में परसेंटेज बात करूं तो 70.4% है भारत की अभी करंट में, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जाता है कि हाईएस्ट स्टेट वाइज बता दो भैया, हमने तो कौन सी बता दो, स्टेट वाइज बता दीजिए, बताइए स्टेट वाइज में नंबर 1 जो स्टेट है वो है केरल, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, केरल में। और 28 स्टेट कौन है, 28 यानी कि बिहार, 28 में सबसे लास्ट में कौन है, बिहार है, और नंबर 1 पे कौन है, केरल। और भारत में टोटल जो स्टेट है वो कितनी है, वो 28 ही है। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा बिहार, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, केरल। तो यही चीज़ आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपसे पूछा गया यहाँ से सेक्स रेशियो क्या है, यानी लिंग अनुपात क्या है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, केरल में है, हाईएस्ट की बात करें तो, ठीक है। और लोवेस्ट की बात करें 28 वाला, वो है हरियाणा में। बात समझ में आई कि केरल हाईएस्ट, हरियाणा सेकंड, वो लास्ट एकदम 28 पे। ये नंबर 1 लिख लीजिएगा, इसको करेंगे हम 28,
बात समझ में आई कि नहीं है? तो ऐसे ही करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं सेक्स रेशो से। ठीक है, जो सेंसस है इसका जो अध्ययन किया जाता है, सेंसस इसका जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेंसस क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेंसस। स्टडी ऑफ सेंसस क्या कहा जाता है? मतलब कि कहा जाता है इसको डेमोग्राफी। इसे क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेंसस डेमोग्राफी किया जाता है। अब जो सेंसस जो किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें, ये भी बता दो साथ साथ। मिनिस्ट्री कौन सी है ये बताइए आप लोग। मिनिस्ट्री जो कराती है वो कराती है होम मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री कराती है इसको? होम मिनिस्ट्री कराने का काम करती है। होम मिनिस्टर हाल ही में कौन है हमारे देश के? वो हैं अमित शाह, मिस्टर अमित शाह। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में एक ना एक सेंसस से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी इसकी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। 74 ठीक है, बी आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। देखो ये कितना क्लोज पूछा गया आपसे। हमें बुक में ज्यादातर ये लिखा मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो उसका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तथा शून्य होंगे। तो ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है बच्चों। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 13 में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। किस परिस्थिति विज्ञानी ने भारी भूखंड पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिक तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्र महत्व है? ये पूछा गया है हमसे। भाई किसका है? तो ये किसका है? ये है डेविड टिलमैन का। किसका है? डेविड टिलमैन का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 43 नंबर का देखते हैं। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों ने फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना और इस प्रकार की सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आता है? तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आप पॉलिटी की क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है ना। 48 भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? भारत में जो त्यौहार फेमस है वो मैसूर का पैलेस या मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है बच्चों। मैसूर का दशहरा हमारे भारत देश में प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो कोटा का दशहरा फेमस है। राजस्थान में दशहरा कहाँ पे फेमस है? कोटा का। ठीक है, आओ। और कोटा में भी विश्वेश्वर जी का मंदिर है, केथून में। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 46 नंबर का देखते हैं क्या आंसर है। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये टाटा स्टील बन गई है। भैया कौन सी कंपनी बन गई है? तो टाटा स्टील ये बन चुकी है। भारत का कौन सा राज्य पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य करने वाला है? महाराष्ट्र करने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैकब किपलिनो ने हाफ मैराथन में इतिहास रच दिया। वह 57 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। जैकब किपलिनो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो युगांडा का करते हैं बच्चों। किसका करते हैं? युगांडा का करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट या चॉन्ट एल्बम श्रेणी के लिए 2025 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो किसको सम्मानित किया गया? तो वो चंद्रिका टंडन को किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? चंद्रिका टंडन को किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने का घोषणा की है? तो ये की है अर्जेंटीना ने। किसने की है भैया? WHO से हटने की अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।